अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विच इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। प्रॉपर्टी के नाम से हमने इसको स्टडी किया था कि किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है पुशिंग एंड पुलिंग। सो द प्रॉपर्टी ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स। आज हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उस पर एक जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से होगा, फोर्स का क्या रोल होगा, और ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है एक नई टर्म बनेगी, उसको भी हम लोगों ने स्टडी करना है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले है पैरेलल फोर्सेस। Forces which are parallel to each other are called parallel forces। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उनको हम लोग फोर्सेस का नाम देते हैं। ये जो टॉप पे मेरे पास एरो के साथ मैंने दो फोर्सेस को इंडिकेट किया है, अगर हम लोग इनको F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट करें तो ये दोनों फोर्सेस की एक डायरेक्शन भी है, एक मैग्नीट्यूड भी है। अब ये दोनों फोर्सेस चूँकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट्स व्हाई दीज फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। सेकंड है लाइक पैरेलल फोर्सेस। Forces which are parallel and have same direction। ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल भी हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो उनको हम लोग लाइक पैरेलल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरेलल तो होंगी और उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। इसी तरह से अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, उनको हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस की एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ फिग में मौजूद है। एक बैग है, उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, हर एक सेब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर हम लोग तमाम एप्पल्स को के वेट को फोर्स का नाम दे दें तो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, जितने सेब नीचे की तरफ एक्ट करेंगे ग्रेविटी की वजह से, वो सारे का सारा जो उनका वेट होगा वो फोर्सेस के नाम से जाना जाएगा। हर एक एप्पल का वेट एक अलग फोर्स होगी, तो सारी की सारी फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और उनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है। दीज फोर्सेस आर नोन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आपके सामने एक बॉडी है जिसको सस्पेंड किया गया है, स्ट्रिंग के साथ बांधकर स्टैंड के साथ इसको सस्पेंड किया गया है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरी फोर्स हमने पढ़ी थी कि वो फोर्स जो स्ट्रिंग पर एक्ट करती है उसको हम टेंशन फोर्स के नाम से जानते हैं। अब जो कि टेंशन जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। These forces are known as unlike parallel forces। This is all about three basic terms which is usually known as parallel forces, like parallel forces and unlike parallel forces with examples। आउट किया जाता है या वेक्टर्स को आपस में ऐड अप किया जाता है एक प्रॉपर वे से। ऐसा मेथड जिसमें हम लोग वेक्टर्स को ऐड अप करेंगे और उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल। सबसे पहले हमने एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है और वेक्टर्स बनाने हैं उनके फोर्सेस के जो आपस में ऐड अप हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ही फोर्सेस हैं, उनकी हमने वेक्टर बना दिए, एक को ए का नाम दिया, दूसरे को बी का नाम दिया रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वेक्टर ए हमने ड्रा करना है सूटेबल स्केल से। सेकंड वेक्टर इस तरह से ड्रा करेंगे जिसका नाम बी है, सच दैट द टेल ऑफ वेक्टर बी is coinciding with the head of vector A। जो वेक्टर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एरो साइन हेड को इंडिकेट करता है और ये जो वेक्टर का पिछला हिस्सा है उसको हम लोग टेल कहते हैं। तो ए वेक्टर हमने ड्रा किया, बी वेक्टर हमने इस तरह से ड्रा करना है कि इसका टेल फर्स्ट वेक्टर मीन ए के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड वेक्टर भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई फोर्स गिवन है। इसी तरह से ड्रा करेंगे कि टेल ऑफ थर्ड वेक्टर कोइंसाइड करेगा विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास थर्ड वेक्टर है
तो उसको हमने यहाँ बी वेक्टर से आगे ड्रा करना है such that the tail of third vector will coincide with the head of vector b and so on। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एट द लास्ट थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने थर्ड वेक्टर की एग्जांपल दी है क्योंकि हेड टू टेल रूल एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को एड अप करने के लिए सूटेबल। फोर्थ है एट लास्ट ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर आर। सबसे एंड पर हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ड्रा करना है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होगा वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। इस पॉइंट को मैं रिपीट करता हूँ, एट द लास्ट we will draw resultant vector r such that tail of resultant vector r will coincide with the tail of first vector as a and the head of resultant vector r will coincide with the head of last vector b। क्लियर? ये था हेड टू टेल रूल। और लास्ट पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये सेम हैज मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी और ये सिंगल वेक्टर होगा विच हैज द सेम इफेक्ट एंड कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। दिस इज ऑल अबाउट हेड टू टेल रूल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में भी गिवन है। ये हमारे पास एक नेविगेशन सिस्टम जिस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को, कोई से भी अगर वेक्टर्स हमें दिए जाएं तो हम लोग उनको कंबाइन करके हेड टू टेल रूल को अडॉप्ट करने के बाद हम लोग उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट है, इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। जो हेड टू टेल रूल है उसमें एनी नंबर ऑफ फोर्सेस अगर दी जाएं उनके हम वेक्टर बनाकर उसको हम लोग एड अप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर नंबर ऑफ वेक्टर 7 हो 6 हो और कोई भी नंबर्स में हो तो उनको भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग हेड टू टेल रूल। So vector representing resultant force give the magnitude and direction of the resultant force। जो हमारे पास resultant force या vector होगा वो magnitude और direction को show करेगा। This is all about head to tail rule। Thank you। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा resolution of forces। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट किया था। आज टॉपिक का टाइटल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। Resolution of forces mean splitting up of a force into its perpendicular components is called resolution of force। रिजोल्व करने का मेथड है एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना। अब ये जो फोर्स के कंपोनेंट्स, जब हम लोग किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। These mutually perpendicular components are horizontal components and vertical components। फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एक को हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग वाई एक्सिस होते हैं। दो बातें, दो पॉइंट डिस्कस हो गए। फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, व्हाट आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। रिपीट करता हूँ, splitting up of a force into its perpendicular components is called resolution of forces। There are two perpendicular components of a force, one are horizontal components along x-axis, second are vertical components along y-axis। फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने का मेथड एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हम लोग किस तरह से एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड हैं। ये वाली साइड एक परपेंडिकुलर साइड है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इस साइड को हम बेस का नाम देंगे और इस साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का, तीन साइड्स, थ्री एंगल्स, वन एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। इस टॉपिक में हम लोग एक ट्राइंगल की तीन साइड को डिस्कस करेंगे, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, और इसमें से तीन रेशियोज को बनाएंगे, साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा एंड टेन थीटा।
साइन ऑफ थीटा जो होती है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। ए बी सी इसका नाम दे दिया गया, ए सी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है एंड ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस ऑफ थीटा के इक्वल होगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा के इक्वल होगी। ये रेशो इसी से बनाई गई है। अगर हम लोगों ने साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा और टेन थीटा को एक कंसेप्चुअल बेस पे अंडरस्टैंड करना हो, उसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट है सम पीपल हैव कर्लिंग ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। सम पीपल हैव, इस स्टेटमेंट के आप 3 पार्ट बना लें, वहाँ से इनको नाम दे दें और आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा, जिसमें आप साइन, कोस और टेन की रेशियो बना सकेंगे। वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। सम का जो एस है वो साइन को इंडिकेट करता है, पीपल का पी परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है, हैव का एच हाइपोटेन्यूज को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ तक एक पार्ट बन गया, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्लिंग का सी कॉस ऑफ थीटा को इंडिकेट करेगा, ब्राउन का बी बेस को, हेयर का एच हाइपोटेन्यूज को। तो यहाँ से कॉस को मैंने निकाल के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बना लिया। सिमिलरली थर्ड पार्ट यहाँ से आगे, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू का टी टेन थीटा को, प्रॉपर का पी परपेंडिकुलर को, ब्रशेस का बी बेस को इंडिकेट करेगा। तो ये वाली थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये था हमारा आज का एक टॉपिक, छोटा सा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से आगे, जिसमें एक फोर्स होगी, उसको हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। उसके लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आना ज़रूरी है। दैट्स वाई इस टॉपिक में मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही डिस्कस किया है। अपना ख्याल रखिए, स्टे होम एंड सेव लाइव्स। थैंक यू।